यूट्यूब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, एकोनाइट के बारे में। अगर आप BHM स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये रेमेडी आपको हर इमरजेंसी टाइप एक्यूट केसेस में याद रखनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है। एक्यूट कंडीशन वो होती है जो सडन स्टार्ट हो, है ना, बहुत तेज़ इंटेंसिटी की हो और शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, जो किसी शॉक डर से आए और ठंडी हवा लगने के बाद शुरू हुई हो। ऐसे में अपन एकोनाइट सोच सकते हैं। एकोनाइट खासतौर पर उन केसेस में काम करती है जहां रोगी बिल्कुल ठीक था और अचानक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जैसे ठंडी हवा लगने के बाद फीवर आ गया हो, है ना, किसी एक्सीडेंट या बुरी खबर के बाद में सडन एंजाइटी हो गई हो। ठीक है, तो इसीलिए जो एकोनाइट है उसे अपन कहते हैं रेमेडी ऑफ सडन ऑनसेट एंड शॉक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। एकोनाइट नेपलेस का कॉमन नेम मार्कशूट है ना, रेनिकुलेसिस की फैमिली है और डॉक्टर हैनीमैन ने इसे प्रूव किया है। ठीक है, टेम्परामेंट देखें तो सेंग्वाइन टेम्परामेंट देखने को मिलता है इसका। थर्मल देखते हैं तो थर्मल अभी मतलब डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बट स्टिल एकोनाइट सीम्स टू बी वार्म ब्लडेड पेशेंट। ठीक है, तो देखा गया है जो एकोनाइट के पेशेंट होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। मियाज़म की बात करते हैं तो 16 मियाज़म देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस अक्यूरिंग इन यंग पर्सन स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ, persons easily affected by atmospheric change, dark hair and eyes, rigid muscular fiber। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जनरली एक्यूट केसेस में और रिसेंट केसेस में ये इंडिकेटेड होती है, यंग पर्सन में इंडिकेटेड होती है, स्पेशली गर्ल्स में जो कि एकदम रोबस्ट और हेल्दी पर्सनालिटी की हो। ठीक है, और सेडेंट्री लाइफ जीती हो और ईजिली अफेक्टेड हो जाती हो किससे, एटमॉस्फेरिक चेंज से। ठीक है, और उसके डार्क हेयर एंड आइज देखने को मिलती है और रिजिड मस्कुलर फाइबर देखने को मिलता है। देन मेंटल जनरल की बात करते हैं। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड with great nervous excitability, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people to cross the street। ठीक है, इसमें ये क्या बता रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा फियर है ना, एंजाइटी है माइंड की, है ना, ये बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटेबिलिटी वाली जगह पे नहीं जाते हैं, है ना, बाहर जाने में इनको डर लगता है। ठीक है, क्राउड वाली प्लेसेस पे जाने में डर लगता है जहाँ बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट वाली कुछ चीज़ें कर रहे होते हों। ठीक है, जैसे गैदरिंग हो गई है, कुछ भी हो गया है, चर्च हो गया, कहीं पे भी कोई फंक्शन है वहाँ जाने में उनको डर लगता है। ठीक है, और क्रॉस ये रोड पार करने में भी इनको डर लगता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द countenance is expressive of fear, the life is rendered miserable by fear, is sure his disease will prove fatal, predict the day he will die, fear of death during pregnancy। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि जो चेहरे पे जो मतलब डर का भाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, भय के कारण उसका जीवन जो है वो दुखमय हो गया है, उसे यकीन है कि उसकी बीमारी घातक है ना, कि वो मतलब घातक साबित होगी, वो मरने वाला है और वो भविष्यवाणी करता है कि मैं इस दिन मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन। रेस्टलेसनेस, है ना, रेस्टलेस होता है, एनएक्सियस होता है, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट। ठीक है, तो रेस्टलेस है, एनएक्सियस है, ठीक है, और सारी चीज़ें वो जल्दी जल्दी में करता है। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, तो सारी मतलब एक पोजीशन में वो कंटिन्यूस बैठ नहीं पाएगा, है ना, तो वहाँ पे भी उसको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी अपन को। ठीक है, एवरीथिंग स्टार्टल हिम, तो थोड़ी सी चीज़ भी यदि कुछ हुई तो वो चौंक जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन सेज whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that is closely resemble them, the anguish of mind and body, restlessness, the disquiet not to be allied। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि एकोनाइट यदि चूज़ करते हैं होम्योपैथिकली तो सारे जो मॉरल ऑब्जर्व सिम्टम है ऊपर जो दिए हैं वो केयरफुली अपन को मतलब देखना चाहिए और सारे क्लोजली रिजेंबल करना चाहिए, है ना, मिलते जुलते होने चाहिए, ठीक है। एंग्वाइज ऑफ माइंड, है ना, उसका दिमाग में जो पीड़ा है, दुखी है वो, है ना, वो मिलना चाहिए, है ना, बॉडी की जो पीड़ा है वो मिलनी चाहिए, रेस्टलेसनेस देखने को मिलना चाहिए, मतलब पेशेंट कैसा होना चाहिए, बेचैन होना ही चाहिए, ठीक है। डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलाइट, नहीं तो ये सब चीज़ें यदि नहीं मिल रही है तो अपन मेडिसिन को नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसी अशांति जो बिल्कुल शांत ही नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है एंग्विश, रेस्टलेसनेस, डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलाइड, वह अशांति जो शांत ना हो, ठीक है। तो तभी अपन देंगे जब ये सारे सिम्टम क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन। दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर अकम्पनाइज द मोस्ट ट्राइवल एलिमेंट। तो जो मेंटल एंजाइटी है ना, वरी है, फियर है, तो छोटी से छोटी बीमारी के साथ में एसोसिएट देखने को मिलेगी, ठीक है। जो मेंटल एंजाइटी और वरी, फियर जो है ना, वो छोटी सी भी कुछ भी उसको दिक्कत होगी उसके साथ में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। म्यूजिक, सेकंड पॉइंट देखते हैं। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सेड, है ना, तो म्यूजिक कैसा होता है, अनबियरेबल होता है और उसको सेड कर देता है, ठीक है। अब सबाइना की यदि बात करते हैं तो सबाइना में म्यूजिक इज इंटॉलरेबल, प्रोड्यूस नर्वसनेस, गोज थ्रू बोन एंड मेरोस, ठीक है। तो सबाइना में भी म्यूजिक इंटॉलरेबल है ना, नर्वसनेस प्रोड्यूस करता है और ऐसा लगता है कि बोन के थ्रू जा रहा है या बोन मेरो के थ्रू वो जा रहा है म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ड्यूरिंग मेंसेस यदि म्यूजिक इंटॉलरेबल है, मेक्स हर सेड, है ना, लेकिन ड्यूरिंग मेंसेस उसको दिक्कत हो रही है म्यूजिक से, तो नेट्रम का मेडिसिन आएगी। और यदि म्यूजिक से रोना आ जा रहा है तो अपन छूजा मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। देन फिजिकल जर्नल की बात करते हैं। द कंप्लेंट कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ पर्सपायरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपायरेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंप्लेंट है, कंप्लेंट किसके कारण हुई है, ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड के एक्सपोजर से हुई है, ठीक है। उत्तरी या पश्चिमी हवा के कारण हुई है, ठंडी हवा के कारण हुआ है, ठीक है। हवा के जो ठंडी हवा के जो झोंके होते हैं उसके एक्सपोजर से हुआ है ना। और वाइल इन अ पर्सपायरेशन, जब उसको पसीना आता तब, तो बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपायरेशन, ठीक है। और बैड इफेक्ट किसके रहते हैं, यदि पसीने को सप्रेस किया गया हो तो भी इसको बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना, बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इन्फ्लामेशन की जो कंजेस्टिव स्टेज होगी, है ना, वहाँ पे अपन देंगे, है ना, इन्फ्लामेशन के अर्ली स्टेज में, जब कंजेशन हो पर डिसीज अभी किसी एक जगह पर फिक्स ना हुई हो, वहाँ पे अपन एकोनाइट को दे सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पेन आर इंटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। तो सारे पेन्स जो है इंटॉलरेबल होते हैं, ठीक है। वो एकदम पागल हो जाता है जब उसको दर्द उठते हैं तो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है। और नाइट में ये सब दिक्कतें और बढ़ जाती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। तो एमेनोरिया देखने को मिलता है प्लेथोरिक यंग गर्ल्स में, ठीक है, आफ्टर फ्राइड, है ना, टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। तो सप्रेशन ऑफ मेंसेस के बाद में उसको एमेनोरिया देखने को मिलता है और फ्राइड के बाद में देखने को मिलता है और स्पेशली प्लेथोरिक गर्ल्स में देखने को मिलता है।
उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कफ, क्रॉप, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपायरेशन, है ना, फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो इसमें क्या बोला गया है कि कफ क्रॉपी है, ड्राई है ना, हॉर्स है, ठीक है, और सफोकेटिंग फीलिंग हो रही है, लाउड है, रफ है, एकदम खुरदुरा सा है, ठीक है, और क्रॉकिंग एक कठोर हार्ड जैसा लग रहा है उसको, रिंगिंग साउंड आ रहा है ना, विस्लिंग साउंड आ रहा है, कब, जब वो एक्सपायरेशन कर रहा है तब, ठीक है। और ये सब चीज़ें किससे हो रही है, ठंडी हवा से और ठंडी हवा के झोंके से, ठीक है। अब कॉस्टिकम की बात करते हैं, सॉरी, यदि रिंगिंग और विस्लिंग साउंड आए ऑन एक्सपायरेशन तो कॉस्टिकम में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। और इन्हेलेशन के टाइम पे यदि रिंगिंग और विस्लिंग सुनाई दे तो स्पोंजिया मेडिसिन आती है, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम फेंट और गिडी and falls and he fears to rise again, often accompanied by vanishing of sight and unconsciousness। तो इसमें ये बोला गया है कि पेशेंट जब उठता है, ठीक है, तो पेशेंट जब लेटा हुआ होता है और अचानक उठता है तो चेहरा लाल पीला या सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, डेथली सफ़ेद हो जाता है ना, चक्कर आते हैं, उसको कमजोरी लगती है, ठीक है, बेहोश भी हो जाता है, कभी कभी गिर भी जाता है, ठीक है, और अंधेरा छा जाता है आँखों के सामने। इसलिए पेशेंट को दोबारा उठने में भी डर लगता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जेंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस, हिट जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स, child nails its fists, fret and screams, skin hot and dry, हाई फीवर, ठीक है। तो कन्वर्जन देखने को मिलता है टीथिंग चिल्ड्रन में, ठीक है, हीट देखने को मिलती है उसमें, जर्क्स देखने को मिलती है, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल देखने को मिलती है ना, चाइल्ड नेव्स करता है ना उसके फीट्स में, और फ्रेट एंड स्क्रीम्स एकदम चीखना चिल्लाना, है ना, स्किन हॉट रहेगी, ड्राई रहेगी और हाई फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। देन फीवर की बात करते हैं तो फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टोजिंग अबाउट इन एगोनी, become nervous restlessness, tossing about in agony, becomes intolerable towards evening and on going to sleep, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है अपन को, इसकी जो स्किन रहेगी फीवर के दौरान ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी, ठीक है, फेस कैसा रहेगा, रेड रहेगा और पेल रहेगा, है ना, फेस रेड रहेगा और पेल एंड रेड अल्टरनेटली देखने को मिलेगा, बर्निंग थर्स्ट रहेगी, वो भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की, ठीक है। उस फीवर में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, नर्वस रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, ठीक है, टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, उसके दुखों के बारे में वो मतलब सोचता रहता है, ठीक है, बिकम्स इंटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग, है ना, इवनिंग में उसको, इवनिंग जैसे जैसे आते हैं उसको फीवर में इंटॉलरेबल फीलिंग आती है कि मतलब उसको जो दर्द है फीवर में, जो दिक्कत हो रही है वो इंटॉलरेबल हो जाती है, ठीक है, इवनिंग में और सोने जाने के टाइम पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर अल्टरनेट विथ अदर ड्रग फॉर दैट पर्पस, इफ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। इसमें ये बताया गया है कि बुखार को कम करने के लिए कभी भी एकोनाइट को नहीं देना चाहिए और ना ही इस उद्देश्य के लिए कि किसी अन्य दवा के साथ बारी बारी से देना चाहिए, ठीक है। यदि एकोनाइट की ज़रूरत हो किसी केस में तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, एकोनाइट से ही डिसीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है। तो यदि
दूसरे मेडिसिन के साथ में आप यदि देने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप एकोनाइट नहीं दे सकते, ठीक है। यदि एकोनाइट के सिम्टम मिल रहे हैं तभी आप एकोनाइट दे सकते हो। अनलेस इंडिकेटेड बाय, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कोज इज नियरली ऑलवेज इंजुरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड। तो इसमें ये बोला गया है कि टाइफॉइड के पहली स्टेज में बिना क्लियर इंडिकेशन के ये दवा अक्सर नुकसान करती है, ठीक है। कि यदि टाइफॉइड का इंडिकेशन नहीं है फिर भी एकोनाइट दी गई है तो वो इंजुरियस टू हेल्थ मानी जाएगी, ठीक है। मॉडलिटी की बात करते हैं तो एग्रावेशन इवनिंग एंड नाइट, पेन आर इनसपोर्टेबल इन अ वार्म रूम, है ना, व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। तो एग्रावेशन देखने को मिलता है इवनिंग में, नाइट में, ठीक है। और पेन के साथ रहते हैं, इनसपोर्टेबल देखने को मिलते हैं, वार्म रूम में उसको एग्रावेशन देखने को मिलता है ना। राइजिंग फ्रॉम बेड, बेड से उठने के बाद में लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से, ठीक है। एमलरेशन देखते हैं तो ओपन एयर में इसको एमलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।